पीटीआई के बागीचे में उड़ने वाली हसीन और खूबसूरत तितलियों के दरमियान लड़ाई हो गई है। अब लड़ाई तो तितलियों की हुई है, लेकिन इस बीच में जो फूल है, शामत उस फूल की आ गई है। यानी मैं बात कर रहा हूं इमरान खान की। तो कहते हैं ना कि घर को लगी है आग घर ही के चिराग से, तो पीटीआई को भी जो आग लगी है या जो लगना शुरू हुई है बाज़ाब्ता तौर पर, वो अपने घर से ही लगना शुरू हुई है। और इसके अलावा एक आग पाकिस्तान को भी लगी है। यानी मैं 9 मई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अलग बात कर रहा हूं। उसकी तफसीलात बड़ी भयानक और बड़ी खतरनाक और बहुत हसास हैं। आज जरा मैं दिल खोल के बात करूंगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप जरा उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा जो पंजाब में एक नई जमात की आज बुनियाद रखने की तकरीब जारी है। हतमी नतीजा जब आएगा तो समझ लें कि इमरान खान के पांव तले से जमीन निकल जाएगी। इसके अलावा हम आज के व्लॉग में शामिल करेंगे कि चीफ जस्टिस की सासू मां गुस्से से लाल पीली हो गई और अपना जस्टिस उमरता बंदयाल ने खामोशी अख्तियार कर ली और ख्वाजा तारिक रहीम पर भी कल से सख्ता तारी है। इसके अलावा हम दीगर खबरें भी आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको पता है कि पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान कहते थे कि ये तितलियों की जमात है। ये तितलियां आखिर कब तक उड़ेंगी और ये तितलियां और ये भंवरे ये पार्टी जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कब तक चला सकेंगे। यानी पीटीआई जब तक बरसरे इक्तदार थी, यानी पीटीआई को जिस तरह इक्तदार में लाने के लिए जितने जतन जितनी कोशिशें की गईं, उसी तरीके से जब से इमरान खान इक्तदार से हटे हैं तब वो एक ही रोना रो रहे हैं कि पहला जो उनका रोना होता था वो ये रोते थे कि मुझे अमेरिका ने हटाया, हम इस चीज पर बात भी नहीं करेंगे। फिर वो कहते थे मुझे जनरल अपना बाजवा ने हटाया, हम इस पर भी बात नहीं करेंगे। कि इमरान खान एक नंबर के मक्कार और झूठे शख्स हैं। यानी इनको अपना बयानिया बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जिस तरह गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि उन्होंने क्या किया। तो बहरहाल इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है वो बहुत क्रिटिकल हो चुकी है और पीटीआई में इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि तितलियों की लड़ाई ने फूल को जो है वो आग लगा दी है। अब ये मामला क्या है? ये मामला शुरू होता है जो पीटीआई के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असेंबली मेरे ख्याल में कंवल शोजब हैं। कंवल शोजब के मामले पर एक एमएनए हैं, उन्होंने पीटीआई की एक खातून रहनुमा है कंवल अपना परवेज शाह अब्बासी। नाज़रीन, शोजब कंवल ने परवेज शाह अब्बासी को उनके ओहदे से हटाया। हालांकि ये बात कोई नई नहीं है, ये अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ें इनका तो वो है जनवरी 24, 2023 का। और ये कंवल शोजब हैं सेंट्रल प्रेसिडेंट वुमेन विंग की, और उस वक्त परवेज शाह अब्बासी थी, वो थी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल वुमेन विंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। तो बहरहाल अभी जब ये मामला हुआ तो उस पर जो है वो परवेज शाह अब्बासी जो 9 मई के वाकयात की जब मजम्मत की तो उस पर शोजब अब्बासी आग बगोला हो गई। शोजब अब्बासी का बरहम होना, गुस्से में आना, लड़ना, कत्ल की धमकियां देना, ये चीजें नई नहीं है। ये है एक वाकया है जो अपना तकरीबन जनवरी 2021 में पेश आया था कि जिसमें जो है अदालत का कंवल शोजब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म एडिशनल सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जो है वो ये हुक्म दिया था, क्योंकि ये इनके पड़ोसी थे, उनके साथ इन्होंने जो है वो, क्योंकि जब इनके पास हुकूमत थी तो ये फिरौन बने हुए थे ना, तो फिरौनियत दिखाते हुए इन्होंने ये सब कुछ किया। अब उसके बाद परवेज शाह अब्बासी ने मंड के रख दिया, यानी यूं समझें कि कंवल शोजब की मंजी ठोक के रख दी, और ऐसी मंजी ठोकी है
कि कमल शोजब भी याद रेंगी, इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स में कमल शोजब ने जो मैसेज अपना जो किए एक दूसरे को, अब जिस तरह एक खातून है आबदा राजा, वेटिंग यूर गाइडेंस, अब वहां पर कमल शोजब बोल रही है अगर अभी ना निकले GHQ 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 GHQ, यानी 7 मरतबा GHQ लिखा है, रावलपिंडी एट 4:30, बाकी ऑल कोर कमांडर्स हाउसेज, GOS हाउसेज, और आज नहीं निकले तो खान को मार देंगे, लाउड एंड क्लियर। ठीक है जी। अगर हर चीज नॉर्मल चलेगी तो फिर जाओ घरों में जाके सो जाओ और आजादी पे पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये इन्होंने अब मुझे बताएं कि ये क्या साजिश थी? क्या ये एजेंसियों के लोग थे जो जलाओ घेराओ ये जो सब कुछ कर रहे थे? ये कौन कर रहा था? कोई तो था ना। अब सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। इसी तरह इसी ग्रुप में जो है वो एक फरजाना सफीर है PTI की, उन्होंने तस्वीरें रखी हैं कि हम GHQ के सामने खड़ी हैं और ये शुबला खान न्याजी ने मैसेज किया है गेट नंबर 1 GHQ रावलपिंडी, और उसके बाद शुबला खान ने बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर गेट नंबर 1 का भी जिक्र किया है। फिर ओके आई एम ट्राइंग टू रीच यू ऑल, आप जो है वो आमिना वेयर आर यू ऑल। ठीक है जी। तो ये चीजें इस तरह इनके मैसेजेस चलते रहे, और उसके बाद फिर एक इनकी और खातून है, मेरे ख्याल में उनका नाम है शैला मुमताज खान न्याजी, रावलपिंडी। अब वो कह रहे हैं कि 9 मई 2023 को पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन, जब पुरअमन अवाम के एहतजाज पे जवाब के तौर पर आंसू गैस और गोलियां बरसाई गईं, और इन्होंने मुख्तलिफ पार्कों में सैर व तफरीह की तस्वीर लगाई हैं। ये मतलब एक शर्म की बात है कि आप जो कुछ कर रहे थे उसके बाद भी कोई गुंजाइश रह जाती है। और इसके बाद जी एक और ग्रुप में चीज चली, कुछ चीजें इन्होंने डिलीट भी की हैं, ग्रुप में चली हैं। ये हैं जी तैयबा इब्राहिम, ये कि ओके फ्रॉम फैजाबाद आई एम लिविंग फॉर GHQ। अच्छा, उन्होंने अपनी लोकेशन भी तैयबा इब्राहिम ने शो की है, लेट्स गो GHQ। ठीक है जी। उसके बाद कमल शोजब के 1 2 3 मैसेजेस हैं जो कंटिन्यू थे लेकिन डिलीट कर दिए गए। रूट फॉर इस्लामाबाद लेडीज। ठीक है जी। मजीद ये इसमें है कि माल रोड नियर मैन गेट GHQ। ठीक है जी। ये कह रही है नसरीन तारिक MPA। फिर जो है वो शुबला खान न्याजी कह रही हैं नियर GHQ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। हम शुक्र है अल्लाह का कि हम वहां पर पहुंच गए हैं। नाज़रीन, ये वो गवाही है, ये वो सबूत हैं कि जो इमरान खान के या PTI के पहले से प्लानिंग या मनसूबाबंदी को बेनकाब करते हैं। ये जाहिर करते हैं कि PTI ने किस तरह प्लानिंग की। इसके अलावा नाज़रीन, टाइम तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कम से कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ पाक आर्मी के एक्स सर्विसमैन ने जिना हाउस पहुंचे, उनके हाथों में इमरान खान की तस्वीर थी और उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से भी बात की। उन्होंने क्या कहा जरा आप मुलाहिजा फरमा लें। वो कहते हैं ना, सुनता जा शर्माता जा। इसके बाद जो सवाल पैदा होते हैं वो मैं सवाल उठाऊंगा। बल्कि जनरल बाजवा के ज़माने में हमें GHQ बुलाया गया था और GHQ में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई थी। उस लंबी मीटिंग के मुताबिक तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाए। उसके बाद जब बाजवा रिटायर हो गया और जनरल आसिम मुनीर ने नई कमांड संभाली, तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए। हमने इतने महीने इंतज़ार किया। उसके बाद हमने इनको एक ख़त लिखा कि उन्होंने इस ख़त का जवाब नहीं दिया।
कि हमारे 2-3 रिटायर्ड सीनियर जनरल आसिम मुनीर से मिले किसी सिंध रेजिमेंट के फंक्शन में। वहाँ पर जब उन्होंने उनकी हालात के मतलब उनसे बात की तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये नई फौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। आजकल की जो फौज है हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही है। इमरान खान ने तो जब उसकी हुकूमत डिसमिस हुई तो उसने कहा कि ये साजिश है। बेसिकली ये साजिश अब नहीं शुरू हुई, ये साजिश जो थी ये राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जनरल शमशाद साहब बताएंगे कि कैसे लियाकत अली के ज़माने से साजिश शुरू हुई कि उस ज़माने से लेकर आज तक जो भी पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बनती हैं ये अमेरिका की मर्जी से बनती हैं, उनकी ख्वाहिश से बनती हैं। ए टाइम हैज़ कम व्हेन वी हैव टू ब्रेक दिस शेकल्स ऑफ द अमेरिकन हेजेमनी ओवर दिस कंट्री। अगर कौम इस वक्त खड़ी ना हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, ये तबाह हो जाएगा। कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ। हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसके सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा जरूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लाया। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा होगा वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है। आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। वो है इंतखाबात, फ्री और फेयर इलेक्शंस। वो अगर नहीं होंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान के इदारों को बर्बाद करने में पहले भुट्टो था, आज ये सियासतदान है। मैं नेवी से रिटायर्ड वाइस एडमिरल हूँ। 43 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद रिटायर हुआ, और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के सारी दुनिया में जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मिंदगी के बायस हैं। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमांड ऑफ नॉलेज जीवा। मैं एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो बदनामी हो रही है फौज की, उसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी सब कहते हैं कि जी आर्म फोर्सेस में आ रहे हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मगर बात यही है कि हम सबको मिल के। जी जनाब, तो ये है सूरत हाल। अब आप मुझे बताएं कि ये एक सर्विसमैन है, क्या आर्मी चीफ को पता नहीं होगा? क्या उन्होंने नहीं सुना होगा कि एक सर्विसमैन से रिटायर्ड फौजी जर्नल्स क्या कर रहे हैं? अब जरा मैं इनसे सवाल पूछता हूं। ये कह रहे हैं ना कि ये हुआ और वो हुआ और अमेरिका पॉलिसी बनाता है और फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो अमेरिका पॉलिसी बना रहा है। तो मैं सिर्फ इनसे ये पूछता हूं कि आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की खिदमत की, हमने पाकिस्तान के लिए ये किया। 1965 में आपने क्या किया? कोई है जवाब आपके पास? आप 1965 की रियलिटीज को सामने ले आए तो आपके अपनी गर्दनें शर्म से झुक जाएंगी। आज है 1971 पे, तब आपने क्या किया? अरे आपसे अच्छा तो एक कर्नल शेर खान था जो कारगिल की पहाड़ियों पर तन्हा लड़ता रहा और एक तन्हा उसने MiG-21 तक इंडिया का गिरा दिया। आपने क्या किया? आपने किया क्या, मुझे ये बताएं। आपने सिर्फ अफगानिस्तान में जो आपने किया, क्या वो अल्लाह की राह में जहाद था या अमेरिका के हुक्म की फर्मा बरदारी थी? आपने जो MRD की तहरीक में सिंध में कत्ले आम किया, क्या वो जिहाद था? क्या वो अवाम नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे? आप बात कर रहे हैं कि पाक फौज और अवाम के दरमियान दूरियों की, तो जरा हकीकतों को भी सामना करें, हकीकतों को भी सामने रखें। बलूचिस्तान में क्या हुआ है? बलूचिस्तान में क्या हो क्या रहा है? अनऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 25,000 अफराद मिसिंग पर्संस में हैं
और अब ऑन द रिकॉर्ड अगर मैं काउंट करूं तो उनकी तादाद लगभग 5000 बनती है। इसके अलावा जिस तरह अकबर बुगटी को शहीद किया गया, जिस तरह दीगर बलोच रहनुमाओं को मारा गया, जिस तरह उनको शहीद किया गया, जिस तरह जो है वहां पर मिलिटेंसी को प्रमोट किया गया और जिस तरह के ऑपरेशन किए गए बलूचिस्तान में, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? वहां आपका जमीन सो रहा था, वहां आपकी गैरत मर गई थी, वहां आपके अंदर का जो एक इंसान था क्या उसकी गैरत को मौत आ गई थी या वो नशा पी के सो रहा था? मैं ये भी आपसे पूछता हूं कि जनरल मुशर्रफ ने 9/11 के बाद पूरा पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर दिया, उस वक्त कितने जर्नल्स ने गैरत में आके और खुद को गोली मारी? 1971 में 93,000 हमारे जवानों ने जो है वो अमेरिका अपना इंडिया के सामने सरेंडर किया, और जब AK नियाजी ने सरेंडर किया उस वक्त उसकी पिस्टल में 6 गोलियां थी। कितने सिपाहियों ने और कितने जर्नल्स ने और कितने ऑफिसर्स ने जो है वो खुद को गोली मारी? आपसे अच्छा तो सदाम का दामाद था, जब महल में उसको गिरफ्तार किया जाने लगा तो उसने खुद को गोली मार दी। तो आपने क्या किया? मैं आपसे ये पूछता हूं, आपके कहने पर, यानी आपने किसके कहने पर जनरल हमीद गुल, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल शुजा पाशा, जनरल क्यानी, जनरल राहिल शरीफ, जनरल बाजवा और जो है वो जनरल फैज हमीद और इन सब ने मिलकर प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया, और आज आप अपने प्रोजेक्ट के दिफा के लिए मुल्क की सलामती के दर पे आ चुके हैं। आपको अभी ठहरे, मैंने जो है वो ये नहीं सुना कि मतलब आपने कभी अमेरिका के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ जो आप बात कर रहे हैं गुलामी की, तो आपने कौन सी जंग लड़ी है? किस जर्नल ने जो है वो इनकार किया कि हम अमेरिका की पॉलिसी नहीं अख्तियार करेंगे? तो क्यों किया? आप तो एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट थे, आपकी सॉवरेनिटी कहां गई उस वक्त? सरहदों का दिफा, मुल्क का दिफा करना तो आपका फर्ज बनता था ना, तो आपने क्या किया? और इस वक्त जब हमारी मुसल्लह अफवाज दुरुस्त सिमत में जा रही है, जब उन्होंने अपना आईनी रास्ता अख्तियार करना शुरू किया है, और जब उन्होंने अमेरिका से दूरी, चाइना और ईरान और जो हमारे जो ब्रदर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की है, तो आपको पाकिस्तान तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आपकी जितनी उम्रें मैं देख रहा हूं, जितनी आपकी सर्विस गुजरी है, इस सर्विस के दौरान ये सब कुछ होता रहा, तो आपके मुर्दा ज़मीरों ने खुद को गोली क्यों नहीं मारी? मुझे ये बताएं आप। आज आप आके कौम को दर्स दे रहे हैं कि निकलो बाहर, ये नाजुक वक्त है, ये नाजुक मरहला है। ये नाजुक मरहला आपके लिए है, क्योंकि आपका नाजायज बच्चा या फिर आपका बाप, रूहानी बाप इस वक्त खतरे में है, जिसने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। बहुत माजरत के साथ मैं जज्बाती हो रहा हूं, इसलिए कि पाक फौज और अवाम के दरमियान जो फासले पैदा हुए वो डिक्टेटरशिप की वजह से हुए, वो गलत पॉलिसीज की वजह से हुए। और आज हर चीज जब दुरुस्त सिमत में जाने की कोशिश कर रही है, तो फिर क्यों? कल तक एक ही ताना मिलता था कि पंजाब में तो कुछ नहीं होता, बाकी फाटा हो और अपना KP हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, वहां पर तो लोगों को मारने में देरी नहीं की जाती। तो आज जब पंजाब, मैं सूबाइयत, लिसानियत, तासुब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जब आपकी अपनी दुम पर लात आई है तो चीख रहे हैं। इतना तो ना चीखे ना, थोड़ा सब्र भी कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि पंजाब में एक नई जमात बनने जा रही है, इस वक्त DH लाहौर में जहांगीर तरीन, अलीम खान, मंजूर भट्टू समेत दर्जनों PTI के रहनुमा इकट्ठे हैं और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है कि नई पार्टी क्या होगी, उसका जो है वो मैनिफेस्टो क्या होगा, उसका स्लोगन क्या होगा और उसको लीड कौन करेगा और क्या क्या चीज़ों की, इन तमाम चीज़ों का चीज़ें तय हो रही हैं।
तहम हतमी नतीजा जब आएगा तब इमरान खान के पांव तले से जमीन तो वैसे निकली हुई है वैसे भी निकल जाएगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस की सासू मां कल से गुस्से में है और गुस्से से लाल पीली हैं, क्योंकि उनकी और ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया की जो ऑडियो लीक थी वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। और दूसरी तरफ आप देखें तो ख्वाजा तारिक रहीम जो है उन पर कल से एक सख्ता तारी है, खुले धड़ल्ले से कहते थे ना, ये देखें। तो बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स अपना काम कर रही हैं और करेंगी। और जो है वो इमरान खान ने खुद ने भी तो 25 से ज्यादा लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सजा दिलवाई थी। तो अब क्या तकलीफ हो रही है? अब भी तो वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है ना। तो कहने की बात यह है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को, हमें दुश्मन से खतरा नहीं है, हमें अपनों से खतरा है, हमें इंडिया से खतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो प्लान है या जो चीजें हैं वो इमरान खान बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और इमरान खान के पीछे ये आदिल राजा और ये मेहदी और ये जो एक्स सर्विसमैन और जो है वो जो दूसरे ममालिक में रहने वाले जो भगोड़े जर्नल्स हैं जो यहाँ से अरबों रुपए की करप्शन करके भाग गए हैं, तो वो सारे मिलकर इस वक्त अपने इस एक बाप को बचाने के चक्कर में हैं। तो बहरहाल इमरान खान के लिए जाते जाते मैं एक तस्वीर चला के ये रख रहा हूँ। इमरान खान जरा अगर देखना चाहें तो देख लें कि ये आपकी एक्स वाइफ हैं, यानी क्या बोलूँ मैं इसको, जमायमा खान बोलूँ या जमायमा गोल्डस्मिथ बोलूँ, और ये आदिल राजा साहब हैं। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आदिल राजा लंदन में बैठकर किसकी दलाली कर रहा है। तो इसके साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।